हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान से मैं बोल रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के साथ साथ जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही रिलेवेंट है। जो टॉपिक है उसका टाइटल है वो ये है कि स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू वैक्सीन डेवलपमेंट एंड मास इम्यूनाइजेशन एट ग्राउंड लेवल विद स्पेशल रेफरेंस टू द कोविड-19। इसको अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वैक्सीन जो होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, नई जो वैक्सीन होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और उसको फाइनल स्टेज तक यानी ग्राउंड लेवल पर आम आदमी का इम्यूनाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि कोविड-19 जो एक महामारी एक तरह से फैल रही है पूरे विश्व में और दिन प्रतिदिन उसके केस जो है बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। तो उसके ऊपर वैक्सीन डेवलपमेंट पर क्या काम चल रहा है, उसका क्या करंट स्टेटस है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन के लेवल पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने से पूरा विश्व वैक्सीन के बारे में 6 महीने से पहले इतनी जानकारी आम आदमी को नहीं थी। लेकिन जब से कोविड-19 जो फ्लू फैल रहा है, तब से इससे पूरा विश्व जो है ग्रस्त है और पूरा विश्व में करीब-करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी लोग मारे गए हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि और पूरी इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो चुकी है, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। और आप ये देखेंगे कि आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि लॉकडाउन कितने लंबे समय तक चला। इंडिया में भी लॉकडाउन जो है वो जून तक चला और फेजेस मैनर में उसको खोला गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं है, जबकि अभी खतरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो करंट सिनारियो में अगर ये देखा जाए तो सबकी जो निगाहें हैं, सब लोग यही सोच रहे हैं कि एक वैक्सीन आनी चाहिए। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि किसी भी जो ऐसा रोग है जो कि बाहरी मॉलिक्यूल के द्वारा शरीर में कोई रोग उत्पन्न करता है, तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके प्रति वैक्सीन या टीकाकरण किया गया है। तो उसके टीके का डेवलपमेंट हो या वैक्सीन का डेवलपमेंट हो तो वैक्सीन आनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन के आने में इतनी देरी क्यों है। कि पहले ये सोचा जा रहा था कि वैक्सीन जून तक आ जाएगी, फिर ये कहा गया कि ईयर एंड यानी दिसंबर एंड 2020 तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। वैक्सीन के बारे में आम आदमी को बहुत कम जानकारी है। वैक्सीन में क्यों देरी हो रही है? क्या साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट स्लो हो रही है या गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है? वर्ल्ड की जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज जो इससे प्रभावित हुए हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये सब मेरे दिमाग में आया कि मैंने सोचा कि एक ऐसा लेक्चर बनाया जाए कि एक वैक्सीन डेवलपमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होती है, साइंटिस्ट क्या क्या स्ट्रैटेजी उसमें अपनाते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं और कोविड-19 का करंट स्टेटस क्या है, उसके लिए कितनी वैक्सीन ट्राई की जा रही हैं, वो किस स्टेजेस पर है। तो ये लेक्चर इसके बारे में है। ये एक फोटोग्राफ है जिसमें आप देखते हैं एक बच्ची है और एक डॉक्टर जो है उसको वैक्सीनेट कर रही है किसी भी वैक्सीन के लिए। और आप ये देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक कार्ड बन जाता है और डॉक्टर ये कहता है कि ये वैक्सीन इसको लगेंगी और जो इससे क्या है हमारी चाइल्ड जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो गई है। पहले आप देखते होंगे एक आदमी के 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, 1 या 2 बच्चे बचते थे, लेकिन वैक्सीनेशन के द्वारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है, जिसे हम कहते हैं मृत्यु दर। बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम हो गई है वैक्सीनेशन। तो ये फिगर एक आपको बताने के लिए है कि एक डॉक्टर जो है एक बच्ची को इम्यूनाइज कर रहा है। इंट्रोडक्शन में हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन injection of killed microbe in order to stimulate the immune system against the microbe, thereby preventing the disease. Vaccination or immunization work by stimulating the immune system, natural fighting system of the body. इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब सिंपली ये है कि जो माइक्रोब हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाते हैं और जो फॉरेन मॉलिक्यूल है, वैक्सीन कभी भी अपने
जो शरीर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके खिलाफ काम नहीं करती है, ये फॉरेन मॉलिक्यूल के खिलाफ काम करती है, जिनको हम माइक्रोब कहते हैं। और यदि वो हार्मफुल है तो उनको किल्ड फॉर्म में लेके या उनको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लेकर इम्यून सिस्टम को चैलेंज करके, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उस माइक्रोब या उससे उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं उसके प्रति इस तरह की शरीर में क्षमता को पैदा करना, वो वैक्सीन कहलाता है। तो उसको हम टीका हिंदी में भी कहते हैं। Healthy immune system is able to recognize invading bacteria and virus and produce substances, antibodies to destroy और disable them। यदि इम्यूनाइजेशन हो जाता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम किसी भी आदमी का होता है, तो वो क्या करता है कि जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया यानी बाहर से आने वाला बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करके उनको डिसेबल कर देता है, यानी उनको इनएक्टिवेट कर देता है या उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और हमको उनसे होने वाली बीमारी से हमको रोक लेता है। इम्यूनाइजेशन प्रिपेयर द इम्यून सिस्टम टू फाइट डिसीज, यानी जो टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन को हिंदी में टीकाकरण भी कहते हैं, तो जो इस तरह की बीमारियों से फाइट करने में हमको प्रिपेयर करता है। इंट्रोडक्शन में आगे हम देखेंगे, टू ओनली इम्यून अगेंस्ट बैक्टीरिया डिसीज इट इज जनरली पॉसिबल टू यूज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डेड बैक्टीरिया टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरिया। यानी किसी भी बैक्टीरिया का एक स्मॉल पोर्शन भी हम यूज कर सकते हैं और उसे एज ए एंटीजन यूज कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल, जो फॉरेन मॉलिक्यूल हम वैक्सीन बनाने के लिए यूज करते हैं उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो इसमें हम बैक्टीरिया का पार्शली डेड पोर्शन भी ले सकते हैं और उसको एज ए वैक्सीन के तौर पर हम एज ए एंटीजन यूज कर सकते हैं। इन एडिशन टू द इनिशियल immunization process, it has been found that the effectiveness of immunization can be improved by periodic repeat doses of vaccine। इसका मतलब ये हो गया, आपने देखा भी होगा कि पोलियो की वैक्सीन जो है एक ओरल वैक्सीन है, जिसमें वो बार बार बच्चों को ओरल जो है वैक्सीनेशन करने आते हैं, ओरली पिलाने आते हैं, तो उसको बूस्टर डोज कहते हैं। बूस्टर डोज का मतलब ये है कि आपके इम्यून सिस्टम में जो क्षमता पैदा की गई है उसको और स्ट्रांग बना देना, यानी बूस्ट कर देना। तो उसके लिए एडिशनल डोजेस की आवश्यकता होती है, जो प्राइमरी डोज के अतिरिक्त एडिशनल डोज की आवश्यकता जो होती है पीरियड के अंतराल के बाद, उसको हम बूस्टर डोज कहते हैं। अब इस स्लाइड में हम ये देखेंगे टाइप ऑफ वैक्सीन। क्योंकि ये एक जनरल लेक्चर है तो हम इसको काफी जनरल मैनर में ही अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मैंने ये लेक्चर जो है आम पब्लिक के समझने के लिए बनाया है। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन, ईच टाइप इज डिजाइन टू टीच योर इम्यून सिस्टम हाउ टू फाइट ऑफ certain kind of germs and the serious disease that they cause. When scientists create vaccine, they consider how your immune system respond to the germ who need to be vaccinated against the germ। इसमें कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं कि किसके लिए ये वैक्सीन तैयार की जानी है और आपका इम्यून सिस्टम उस जर्म के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अब जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है पॉपुलेशन का, यहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को ये वैक्सीन की आवश्यकता है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं कि एक सर्टेन पॉपुलेशन जो होती है उसके लिए ही वो डेवलप की जाती है। टाइप ऑफ वैक्सीन में आगे देखते हैं कि द बेस्ट टेक्नोलॉजी और अप्रोच टू क्रिएट द वैक्सीन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ दीज फैक्टर्स। Scientists decide which type of vaccine they will make. There are 4 main type of vaccines। यानी साइंटिस्ट ये सब पैरामीटर्स और ये बैकग्राउंड को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि वैक्सीन किस तरह से डेवलप की जाए, और 4 मेन स्ट्रेटेजी है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। तो ये है उसमें से कोई भी वो स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं, जैसे लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट और रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, और फोर्थ है टॉक्सॉइड वैक्सीन। इनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन है, उसमें लाइव वैक्सीन यूज ए वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म दैट कॉजेज डिसीज। यानी कोई भी जर्म है या माइक्रोब है उसकी वीकेंड फॉर्म होती है, यानी कमजोर फॉर्म होती है, उसको एज ए एंटीजन, एज ए मॉलिक्यूल जो वैक्सीन को यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके, उसकी वीकेंड फॉर्म होती है। यदि वो शरीर में अगर पहुंच भी जाता है तो वो कोई बीमारी उत्पन्न नहीं करता, वो काफी कमजोर होता है।
because these vaccines are so similar to the natural infection that they help prevent, they create a strong and long lasting immune response. Just 1 or 2 doses of the most life vaccine can give you a life protection against a germ and disease it causes. यानी इसका मतलब ये है, अगर आसान हिंदी में हम इसको समझें, आसान भाषा में इसको समझें, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो नेचुरल मॉलिक्यूल होता है या नेचुरल जर्म या माइक्रो होता है उससे बहुत ही सिमिलर होती है, तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसके लिए बूस्टर्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, 1 या 2 डोज में वो इफेक्टिव होती है और लाइफ लॉन्ग उसका इफेक्ट होता है। लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन में आगे ये देखते हैं कि लाइव वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ये कुछ डिसीजेज हैं जिनका कॉमनली यूज किया जाता है, इनके खिलाफ वैक्सीन का यूज किया जाता है। मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है, आपने बच्चों में देखा होगा, रोटा वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, येलो फीवर है। लिमिटेशन ऑफ लाइव अटेंचुएटेड वैक्सीन, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इस वैक्सीन के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे बट लाइव वैक्सीन आल्सो हैव सम लिमिटेशंस बिकॉज दे कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वीकेंड लाइव वायरस। सम पीपल शुड टॉक टू देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बिफोर रिसीविंग देम, सच एज पीपल with weakened immune system, long term health problem or people who have had an organ transplant। यानी 3 लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, जैसे जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है क्योंकि उसमें ऑर्गन के रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो ऑर्गन रिजेक्शन के चांस रहते हैं, और जिनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों के साथ जो ये जो वैक्सीन है उसके साथ दिक्कत रहती है। दे नीड टू बी केप्ट कूल सो दैट दे डोंट ट्रेवल वेल, दे मीन्स दे कांट बी यूज्ड इन कंट्रीज विद लिमिटेड एक्सेस टू रेफ्रिजरेटर। यानी एक चीज़ और भी है, इनको ठंडा रखना पड़ता है, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर इस वैक्सीन का स्टोरेज करना पड़ता है, और ये काफ़ी लंबे कोई कंट्री का अगर एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी नहीं है तो ये वैक्सीन को हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, और वो अगर रूम टेम्परेचर पर आई जाएगी तो उसकी एफिकेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो वैक्सीन है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज द किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म दैट कॉजेज ए डिसीज। इसका मतलब ये है कि कोई भी जर्म है उसको हम मार देते हैं, या इनएक्टिव शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो इनएक्टिवेट कर देते हैं। किल्ड वर्जन का मतलब ये है कि उसका पैथोजेनेसिटी बिल्कुल खत्म कर देना, तो वो उसको एज ए एंटीजन यूज कर लिया जाता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजुअली डोंट प्रोवाइड इम्यूनिटी that as strong as live vaccine, so you may need several doses over the time in the order to get ongoing immunity against disease। इसमें अपोजिट टू दी जो आपकी पहली वैक्सीन को हमने डिस्कस किया है ना, तो उसके मुकाबले ये क्या है कि इसमें बूस्टर डोज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक बार प्राइमिंग डोज देने के बाद कई बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता होती है, और इन ऑर्डर टू मेंटेन द इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग, है ना, इसके लिए ये आवश्यकता होगी। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है ये हेपेटाइटिस से है, फ्लू है, पोलियो है, रेबीज है, इन डिसीजेस के अगेंस्ट में यूज की जाती है। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन यूज स्पेसिफिक पीसेस ऑफ जर्म लाइक इट्स प्रोटीन, शुगर एंड कैप्सिड। यानी ये सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स की, है ना, कॉन्जुगेट होती हैं यानी 2 मॉलिक्यूल्स को मिला देना। तो ये जो वैक्सीन्स हैं एक तरह से जिसमें प्रोटीन केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, बिकॉज दीज वैक्सीन्स आर only specific pieces of germ, they give a very strong immune response that is targeted to key parts of the germ. They can also be used on almost every who needs them, including people with weakened immune system and long term health problem। यानी ये बहुत स्ट्रांग होती हैं वैक्सीन और बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। तो इसमें ये एक्चुअली किसी भी प्रोटीन का एक पार्ट यूज किया जाता है, सब यूनिट यूज किया जाता है, उनका रिकॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, और ये जो कॉन्जुगेशन भी इनका यूज किया जाता है। जो डिसीजेज हैं जिनके अगेंस्ट में इन वैक्सीन को डेवलप किया गया है, उसमें अगर आप देखेंगे हीमोफिलस
इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, हेपेटाइटिस बी है, एचपीवी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, whooping कफ है, न्यूमोकोकल डिसीज है, मेनिनकोकल डिसीज है, सिंगल्स है। टॉक्साइड वैक्सीन, जैसा इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, टॉक्साइड का मतलब कोई चीज विषैली, उसको एज ए एंटीजन यूज करना। तो ये टॉक्साइड वैक्सीन यूज ए टॉक्सिन्स harmful product made by the germ and that causes disease. They create immunity to part of the germ that cause a disease instead of germ itself. That means the immune response is targeted to the toxoid instead of whole germ. यानी जो टॉक्सिन है, विषैला पदार्थ है, वो एज ए एंटीजन, एज ए सब्सटेंस यूज किया जाता है वैक्सीन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीजन जो भी एक मूल सब्सटेंस होता है जिसको मनुष्य में लगाया जाता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी पैदा होती है। तो वो टॉक्सिन विषैला होता है, उसको यूज किया जाता है। होल जो जर्म है या माइक्रोब यूज नहीं किया जाता। लाइक सम अदर टाइप ऑफ वैक्सीन यू मे नीड बूस्टर शूट्स टू गेट ऑन गोइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज। इसमें भी क्या है, आपको बूस्टर्स डोज देनी पड़ेगी और वो एक पीरियोडिक इंटरवल होता है उसमें दी जाती है, जिससे कि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाए। टॉक्साइड वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, टेटानस, इनके खिलाफ जो है यूज की जाती है। फ्यूचर ऑफ वैक्सीन, डिड यू नो दैट द साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग टू क्रिएट न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन? हियर आर टू एक्साइटिंग एग्जांपल। डीएनए वैक्सीन, डीएनए बेस्ड वैक्सीन पे भी काम चल रहा है और इनका फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एक्ट लाइक ए नेचुरल इन्फेक्शन, सो दे आर स्पेशली गुड एट टीचिंग द इम्यून सिस्टम हाउ टू फाइट। यानी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है, ये भी, इन पर भी काफी काम चल रहा है और ये इसका फ्यूचर बहुत ही प्रोमाइजिंग है। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, अब अभी तक इस पार्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो वैक्सीन है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसमें हमने 4 स्ट्रेटेजी पे डिस्कस किया। तो सबसे पहले यू शुड हैव एंटीजन, आपको एंटीजन होना जरूरी है। एंटीजन मीन्स वो सब्सटेंस होना चाहिए जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी पैदा होनी है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। जब आपके पास सब्सटेंस है या एंटीजन है तब आप कुछ बेसिक और अप्लाइड रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहली चीज है इम्यून रिस्पॉन्स। यू विल सी वैक्सीनेशन के बाद कि जिस पर्सन को या एनिमल्स को में टेस्टिंग शुरू होती है तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, यानी उस वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा हो रही हैं कि नहीं। दूसरे शब्दों में ये कहें, इम्यून सिस्टम हमारा उस वैक्सीन के अगेंस्ट में काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन। इम्यूनो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो एंटीबॉडीज पैदा हो गई हैं तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में काम कर रही हैं, यानी उससे होने वाले रोग को खत्म कर रही हैं कि नहीं, और उस एंटीजन को एलिमिनेट कर रही हैं कि नहीं शरीर से। डोज फाइंडिंग स्टडीज, डोज फाइंडिंग स्टडीज, जैसे आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन लिखते हैं उसमें मिलीग्राम वगैरह लिखी होता है कि भाई इतने मिलीग्राम की आप दवा दीजिए। बच्चों को थोड़ी लाइट डोज दी जाती है। व्हाट इज दिस, ये है एक्चुअल में है क्या? एक्चुअली होता क्या है, ये एकदम सडनली कोई मिरेकल नहीं होता है, कोई मेडिसिन आई, कोई भी उसका कितनी भी डोज दे दी और वो काम करेगी। एनिमल्स में, छोटे एनिमल्स में यानी रैट्स में ज़्यादा स्टडीज की जाती हैं, उसके बाद मंकीज में स्टडीज की जाती हैं। तो देन यू विल फाइंड मंकी वेरी सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग। तो वो उसमें कई तरह की डोजेस का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि जो मिनिमम डोज है और सबसे मोस्ट इफेक्टिव डोज है उसको डोज सेटिंग कहते हैं। डोज सेटिंग का मतलब ये है कि वो डोज फाइनलाइज होती है कि शरीर पर डोज का लोड भी कम पड़े और उसके साथ साथ वो इफेक्टिव भी हो। तो वो डोज फाइंडिंग स्टडीज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। ये भी देखना पड़ता है कि हम अगर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करना चाहते हैं तो उस एंटीजन का हम कितना यूज करें, क्योंकि एंटीजन बहुत प्रेशियस मटेरियल होता है, इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। तो जब हम मास इम्यूनाइजेशन करेंगे तो हमारी एक कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम एंटीजन को इस्तेमाल करें और मोस्ट इफेक्टिव मैनर में उसको यूज करें। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ओरली दी जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती हैं, कुछ और दूसरे तरह के एडमिनिस्ट्रेशन जो सीधे ब्लड में डाली जाती है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये भी एक बड़ा फील्ड है स्टडी का, रिसर्च का बहुत बड़ा फील्ड होता है कि मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई भी वैक्सीन आपने देखा जैसे पोलियो की वैक्सीन ओरली ली जाती है
और कुछ वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में ली जाती हैं, कुछ लोकली फॉर्म में ली जाती हैं, तो उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो अलग अलग वैक्सीन के लिए मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, वो उसके रिसर्च पर, वो मॉलिक्यूल्स पर, और कैसे उसको एडमिनिस्टर किया जाना है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल होगी, ये सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखे जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा स्टेज होती है किसी भी वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज इन स्मॉल एनिमल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। जब मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन हमारे रैट्स वगैरह में सक्सेसफुल हो गई है, तो उसके बाद हम जो साइंटिफिक ग्रुप होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है, और ये वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है। तो वो जो है नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को दूसरे शब्दों में मंकी भी कहते हैं। मंकी जैसा मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि जो उसकी फिजियोलॉजी है और जो उसकी बॉडी का सिस्टम है वो ह्यूमन के काफ़ी करीब होता है। तो यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू दी ह्यूमन स्टडी। ये नहीं है कि आपने रैट में सक्सेसफुल हुए और आप सीधा ह्यूमन मर जाकर आप जो है उसका इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया। ह्यूमन इज नॉट ए गिनी पिग, है ना। तो सारे सेफ्टी मेजर पूरा करने के बाद ही हम ह्यूमन मर जाते हैं, इससे पहले हमें मंकी स्टडीज पूरी करनी पड़ती हैं। तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट में हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी और सेफ्टी स्टडी, सेफ्टी स्टडी का मतलब ये होता है कि वेदर इट इज सेफ और नॉट। सबसे पहले किसी भी मेडिसिन की प्राइम जो पैरामीटर और जो क्वालिफिकेशन होती है वो होता है सेफ, सेफ्टी है कि नहीं, यानी देने के बाद ऐसा तो नहीं है कि बीमारी तो ठीक हो जाए और उससे कोई दूसरा साइड इफेक्ट हो जाए। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज भी होती हैं स्मॉल एनिमल्स में और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन फॉर मास इम्यूनाइजेशन। यानी इसके बाद ये उस किसी भी, जैसे मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि हम कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन भाई उसको हमको अप्लाई करना है। जब हम एप्लीकेशन के लिए फील्ड में आएंगे, अल्टीमेटली कोई भी मेडिसिन और कोई भी वैक्सीन एक ह्यूमन एप्लीकेशन के होती है। तो ह्यूमन एप्लीकेशन में अगर आप कितना भी देख लें तो एक साइजेबल पॉपुलेशन होती है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि भाई ठीक है, हमारे पास जो एंटीजन था वो लेबोरेटरी के लिए तो काफ़ी था, लेकिन हम इसका लार्ज स्केल जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मास इम्यूनाइजेशन के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये क्लिनिकल स्टडीज़ हैं। क्लिनिकल स्टडीज़ का मतलब जो है जो क्लिनिक में स्टडीज़ की जाए और ह्यूमन पर स्टडीज़ की जाए। तो इन क्लिनिकल स्टडीज़ को कई स्टेजेस में बांट रखा है। तो कई फेजेस, दूसरे शब्दों में कहें तो कई फेजेस में बांट रखा है। तो सबसे पहले फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, जब हमारी एनिमल स्टडीज और मंकीज स्टडीज सभी पैरामीटर्स पर सक्सेसफुल होती हैं, तो वर्ल्ड की रेगुलेटरी, ड्रग रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं वो क्लियरेंस देती हैं, और वो पुरानी स्टडी जो कि आपने मंकी और रैट्स में की हुई है उनके डेटा एनालाइज करने के बाद इफ दे फील दे आर श्योर दैट वी कैन मूव टू द ह्यूमन, तो वो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्लियरेंस देते हैं। जैसे इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इनको इजाज़त देता है कि आप नाउ यू कैन मूव टू दी फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। और ये फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल कहीं भी जो शुरू होता है वो टॉप क्लास उस इंस्टीट्यूट, उस कंट्री के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, रिसर्च सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसमें कुछ ह्यूमन बींग्स को वॉलंटरीली रिक्रूट किया जाता है और उनका फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया जाता है। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली सेफ्टी स्टडी होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि ह्यूमन में ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। यदि सेफ्टी जो है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर वो सेफ नहीं है तो फेज 1 क्लिनिकल के ट्रायल के बाद वो आगे मूव नहीं करेगी। यदि वो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में सेफ पाई जाती है तो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज उसको क्लियरेंस देती हैं। तो फेज 2 जो क्लिनिकल ट्रायल है वो सेफ्टी प्लस एफिकेसी स्टडी होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो उसमें सेफ्टी भी देखी जाएगी, एफिकेसी का अगर सरल भाषा में देखें कि वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट, अगर वैक्सीन देने से जो वो एंटीजन जिसके प्रति उसको डेवलप किया गया है उसको न्यूट्रलाइज या उसके प्रभाव को खत्म कर रही है कि नहीं है, उसको फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल भी काफ़ी कुछ सेंटर्स इसमें बढ़ा दिए जाते हैं, मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स बढ़ा दिए जाते हैं, और नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जो होते हैं
उनकी संख्या भी बढ़ा दी जाती है और इन सब के रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल रखकर उन पर एनालिसिस किया जाता है कि अब आगे क्या करना है। Phase 2 clinical test, the vaccine of safety and efficacy results are analyzed. If found safe, they move to phase 3 clinical trial. ये कहने का मेरा मतलब यही है कि फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल बिल्कुल अगर सेफ है, इफेक्टिव है, तब जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं किसी भी कंट्री की, उनके डेटा को एनालाइज करती हैं, ये देख लेती हैं कि वो कसौटी पर खरी उतर रही है कि नहीं। तो उसके बाद यदि वो कसौटी पर खरी उतर रही हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के, तब उनको फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए अलाउ किया जाता है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल it includes the thousands of volunteers at large scale at centers internationally with further retesting of safety, efficacy and other aspects required for final approval of vaccine development। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, और उन पर सेफ्टी, एफिकेसी और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनको भी कसौटी पर खरा उतारा जाता है। यदि वो उतरते हैं और यदि नहीं उतरते हैं तो वो फिर क्लिनिकल ट्रायल को रोका भी जा सकता है। जैसे अभी आपने कोविड-19 की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में सिर्फ एक वॉलंटियर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उस ट्रायल को रोक दिया गया था। तो ये जो है सारे जो पैरामीटर्स हैं उन पर खरी उतरनी चाहिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में, जिसमें सेफ्टी, एफिकेसी और दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं। गो अहेड क्लियरेंस, यानी आपने फेज 1, फेज 2, फेज 3 और इससे पहले एनिमल स्टडीज भी आपने पूरी कर ली। तो ये सब कुछ जब ये सारे डेटा आ जाते हैं तो जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, जो कंट्रोलिंग बॉडीज होती हैं, उनके सामने सारे डेटा एनालिसिस किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ साइंटिस्ट, जो उनके इन्वेंटर्स हैं, जिन्होंने उनको डेवलप किया है। और वो सारे डेटा जब आने के बाद यदि एवरीथिंग गोज वेल, सारी चीजें अगर ठीक जाती हैं, तो गो अहेड क्लियरेंस दिया जाता है, यानी अब हम मास लेवल पर इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गो अहेड क्लियरेंस किसी भी वैक्सीन को दे दिया गया तो उस पे से कोई भी कंट्रोल हट गया, यानी उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग विजिलेंस है मेडिकल फ्रेटर्निटी की और जो कंट्रोलिंग एजेंसीज की जो स्ट्रॉन्ग विजिलेंस है, वो बिल्कुल मेंटेन की जाती है। यदि कोई कहीं मेजर प्रॉब्लम होती है तो उसको बिल्कुल साइंटिफिकली और मेडिकली डिस्कस किया जाता है और उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। और यदि कोई एक्सट्रीम केस आते हैं तो उसको मार्केट से वापस भी लिया जा सकता है। वैक्सीन इज फाइनली लॉन्च्ड बाय कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि वैक्सीन जो है वो लॉन्च की जाती है, लेकिन इसका मास प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी जो है इससे पहले ट्रांसफ़र की जाती है, जो भी प्राइवेट कंपनीज और सरकारी कंपनीज होती हैं, साइंटिस्ट उनको ट्रांसफ़र करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, अभी तो आप लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, लेबोरेटरी में उसका प्रिपरेशन कर रहे थे, मटेरियल वहीं सारा सब कुछ तैयार कर रहे थे। अब नाउ यू हैव, जैसे अगर कोविड के केस में भी देख लें तो आपको 6 या 7 अरब लोगों को, 7 बिलियन पीपल को इम्यूनाइजेशन करना है। तो दिस यू कैन नॉट डू इन ए स्मॉल लेबोरेटरी, या साइंटिस्ट कैन नॉट डू। इसके लिए क्या है कि यू हैव टू हैव एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए वैक्सीन प्रोडक्शन की कंपनी होनी चाहिए, और ये प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती है। तो उस वो जो है मास प्रोडक्शन उसका एक क्वालिटी कंट्रोल लेवल पर कर सके, यानी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नहीं है कि भाई मास प्रोडक्शन करना है तो क्वालिटी कैसे भी चलेगी, क्वालिटी बिल्कुल उसी तरह से होनी चाहिए जो जिस स्टैंडर्ड पर उसको तैयार किया गया है और जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर लॉन्च अंडर स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफ रेगुलेटरी एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके बाद जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, और इसमें अंडर द स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफ रेगुलेटरी एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनके सुपरविजन में इसको लॉन्च किया जाता है। और जो स्टैंडर्ड है, जैसे मान लीजिए किसी वैक्सीन को 4 डिग्री पर ही फील्ड में ले जाना है तो 4 डिग्री पर ही उसको ले जाया जाएगा। आपने देखा होगा पोलियो की वैक्सीन में कि जो लेडीज़ घर पर जो बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाने आती हैं तो वो 4 डिग्री टेम्परेचर बर्फ में उसको रखे होते हैं, उसके जो वाइल्स होती हैं और बच्चों के
ओरली उनको इम्यूनाइजेशन करती हैं। यदि उनको रूम टेम्परेचर पे अगर ले आएंगे तो वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो ये जो उसका मेंटेनेंस है वो भी एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक लेवल पर किया जाता है। अब ये तीसरा जो पार्ट है करंट स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। जैसा मैंने आपको बताया इस लेक्चर के टाइटल में कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन को के लिए क्या पूरा वर्ल्ड कुछ कर रहा है कि नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ कर रही है कि नहीं, क्योंकि सारे लोग जो हैं बड़ा चिंतित होकर साइंटिफिक और मेडिकल फिटर्निटी के ऊपर ये देख रहे हैं कि ये वैक्सीन कब आएगी और हम इस बीमारी से कब निजात पाएंगे, कितना हम सेफ्टी मेजर लेंगे, कितने लोग हम खो चुके हैं। तो इसलिए क्या है कि ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड की साइंटिफिक कम्युनिटी डे एंड नाइट काम कर रही है। तो उसका जो करंट स्टेटस है वो इस पार्ट में हम जानेंगे। टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन जो जिन पर काम चल रहा है वो 128 है। कैन यू इमेजिन कितनी सारी वैक्सीन पे काम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी 128 वैक्सीन मार्केट में आ जाएंगी और ये सारी एडवांस स्टेज में। 128 वैक्सीन पर जो मैंने आपको स्टेजेस बताए उनकी वेरियस स्टेजेस पर काम चल रहा है। 92 वैक्सीन अंडर प्री क्लिनिकल ट्रायल, यानी 92 वैक्सीन ऐसी हैं जो प्री क्लिनिकल, यानी जैसे मैंने आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो बताए थे उसमें 92 वैक्सीन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल यानी ह्यूमन से पहले की स्टेज जो है, एनिमल्स और मंकीज की जो स्टेजेस है उन पर काम चल रहा है। करंट स्टेटस ऑफ 19 वैक्सीन कंटिन्यूड वैक्सीन अंडर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में 24 वैक्सीन टू डेट काम हो रहा है। और बेसिकली जैसा मैं आपको बताया फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल सेफ्टी वैक्सीन होती है और सेफ्टी स्टडीज होती है। सेफ्टी स्टडीज का मतलब ये है कि वेदर दे आर सेफ और नॉट, उनकी टेस्टिंग फेज 1 में ये की जाती है कि वो सुरक्षित है कि नहीं यदि उनका इम्यूनाइजेशन किया जाता है। वैक्सीन अंडर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, ये 14 वैक्सीन है। इसमें सेफ्टी प्लस एफिकेसी दोनों को देखा जा रहा है और ये 14 वैक्सीन पर कोविड-19 की वैक्सीन पर काम चल रहा है, 14 वैक्सीन का। इसमें जैसे नीचे लिखा हुआ है वैक्सीन इज एक्सपांडेड सेफ्टी प्लस एफिकेसी। करंट स्टेटस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन में अगर आप देखेंगे वैक्सीन अंडर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, तो इसमें 9 वैक्सीन है, 9 वैक्सीन जो है जिन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच गई हैं। इनके रिजल्ट कुछ आ रहे हैं और कुछ ट्रायल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी कि इसमें हजारों वॉलंटियर्स होते हैं, उनको इम्यूनाइज किया जाता है और इम्यूनाइजेशन के बाद उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेने के बाद एंटीबॉडी चेक की जाती है और इम्यूनाइजिंग एंटीबॉडी कितनी है, वो इफेक्टिव एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है और उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें। और वो अगर एंटीबॉडीज हैं तो कितने समय तक वो लास्ट करती हैं, चल सकती हैं। तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज होती है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। तो इसमें अभी 9 वैक्सीन पर जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में पहुंच चुकी हैं और उनके डेटा जो है डिस्कस हो रहे हैं और कुछ लोगों का इम्यूनाइजेशन भी चल रहा है। तो इसमें हमें आशा ये की जानी चाहिए कि 9 वैक्सीन का नंबर काफ़ी है। इसमें से कुछ वैक्सीन डेफिनेटली जो सफल होनी चाहिए और वो मार्केट में आनी चाहिए, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर अर्ली और लिमिटेड यूज, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है। आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा, टीवी पर भी देखा होगा कि इसमें एक वैक्सीन जो है वो अप्रूव की गई है, वो रशियन गवर्नमेंट ने की है। रशियन वैक्सीन विथ फेज 2 लॉन्च्ड, वेरियस सेफ्टी कंसर्न हैव बीन रेज्ड। इस वैक्सीन के ऊपर बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि लोगों ने डाउट एक्सप्रेस किए हैं कि इसमें से कुछ जो वैक्सीन डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनको कंप्रोमाइज या बाईपास किया गया है और इमरजेंसी को देखते हुए इसको एकदम ह्यूमन यूज के लिए अप्रूवल इसका दे दिया गया है। तो जबकि रशियन गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है, ये कह रही है कि नहीं, हमने सारे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, वैक्सीन कंप्लीटली सेफ है। और आपने सुना भी होगा राष्ट्रपति पुतिन की बेटी ने इस वैक्सीन को लिया भी है, लेकिन अभी इसके डिटेल रिजल्ट्स आना बाकी हैं। लेकिन रसिया में इन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसा मैं बार बार यहाँ एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि इमरजेंसी को देखते हुए हमें ये किसी भी स्टेज से, वैक्सीन की किसी भी स्टेज से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, साइंटिफिक स्टेजेस हैं, उनसे हमें उनका कंप्लायंस करना चाहिए और तभी किसी वैक्सीन को निकालना चाहिए। क्योंकि यदि कोई साइड इफेक्ट अगर यदि होता है तो अगर हम लार्ज स्केल पर उसका इम्यूनाइजेशन करेंगे तो हो सकता है कि हम कोविड-19 से तो छुटकारा पा लें,
और कोई दूसरी बीमारी से ग्रस्त हो जाए। हालांकि मैं ये रसिन वैक्सीन के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सभी वैक्सीन के लिए। ये कुछ सम कोविड-19 वैक्सीन के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब सवाल ये इसका जो स्टडीज जो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, व्हाट इज इंडिया डूइंग, है ना। क्या हमारी गवर्नमेंट सिटिंग साइलेंटली या वॉचिंग, एक तरह से जिसे कहना चाहिए फैन सिटर की तरह बैठी है? इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी डे एंड नाइट काम कर रही है। इन आवर कंट्री 3 वैक्सीन आर राइट नाउ अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग। यानी अगर आप ये देखेंगे कि इसके दो पार्ट हैं, वैक्सीन, नई वैक्सीन का बनाना और उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना और ट्रांसपोर्ट करना और इम्यूनाइजेशन करना। ये दो पार्ट हो गए किसी भी वैक्सीन के। तो इसमें अगर हम देखें पहले पार्ट में कि क्या हम नई वैक्सीन पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो विश्व में हमने जो अभी इतनी सारी वैक्सीन के बारे में आपको बताया, तो हमारा कंट्री भी 3 वैक्सीन पर काम कर रहा है। इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जॉइंटली विद मेडिकल कंपनी अल्ट्राजीनिया Genica has created a vaccine. This vaccine is said to be manufactured and sold in India by Serum Institute of India. The testing of this vaccine is presently on second and third phase, where it will be tested by administering to the human पेशेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंग्लैंड की जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में वैक्सीन है, उसके साथ हमारा MOU साइन है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है और वो फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है ह्यूमन पेशेंट पर। इंडिया में भी उसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और ये एक जॉइंट वेंचर है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो जो है, आपको मैं यहाँ बता दूं कि लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। यानी वर्ल्ड की जो 60% वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि 60%। इसमें हमको प्राइड फील करना चाहिए, हमको प्राउड फील करना चाहिए कि ये अकेला इंस्टीट्यूट, हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, इतनी सारी वैक्सीन और इतनी ज़्यादा नंबर में बनाता है। तो अगर वैक्सीन कोई डेवलपमेंट का होता है या मार्केट में आती है तो ये इंस्टीट्यूट एक साइजेबल पॉपुलेशन को, यानी 60% जो पॉपुलेशन है उसको ये वैक्सीन सप्लाई कर सकता है। और इंडिया में होने की वजह से हमको हाई होप्स हैं, एक काफ़ी आशा है कि ये इंडिया के लोगों को जिसे कहना चाहिए प्रायोरिटी के तौर पर तैयार करेगा। सेकेंड वैक्सीन जो है, रिगार्डिंग द सेकेंड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय द Bharat Biotech, it has just completed the first phase. The vaccine has been administered to 375 individual. Bharat Biotech is now all set to start with second phase of testing. यानी 375 लोगों पर ये जो वैक्सीन है भारत बायोटेक ने उसने काम करना शुरू कर दिया है और इसमें 375 लोगों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने स्टार्ट कर दिया और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयारी चल रही है। और फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल कि रिजल्ट काफ़ी एनकरेजिंग है। डिटेल रिजल्ट्स तो अभी किसी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं, लेकिन जब वो फेज 2 पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स द रिजल्ट ऑफ फेज 1 आर एनकरेजिंग। बेस्ड ऑन दैट यू कैन मूव टू द फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, देन ओनली दे कैन, जो भी रेगुलेटरी एजेंसी है फेज 1 अगर सक्सेसफुल है तभी वो आपको क्लियरेंस देंगे। थर्ड वैक्सीन जो इंडिया काम कर रहा है वो है, थर्ड वैक्सीन इज इन दी this effort India is made by Zydus Cadila. This medical firm has just completed the first phase of testing by administering the vaccine to human patient. यानी जो थर्ड वैक्सीन है वो जाइडस कैडिला कंपनी है, उसने जो है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया है और आगे वो सेकंड फेज में जाने की तैयारी है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया अभी कि सेकंड फेज में आप जब भी जा सकते हैं जब फर्स्ट फेज के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हों और सेफ्टी नॉर्म्स को पूरी तरह से पूरा करते हों। प्रिवेंटिंग मेजर्स, अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन में अभी आने में टाइम लगेगा। मैं अगर बहुत ही हाईली होपफुल होकर कहूँ तो जून से पहले कोई भी वैक्सीन मास इम्यूनाइजेशन से पहले नहीं आई, जून 2021। तो उससे पहले हमको क्या करना है और हम लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी अवेयरनेस फैल चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसमें बहुत अच्छा काम किया है और वर्ल्ड की और दूसरी गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया है। और अभी हमने क्या हुआ, अनलॉक भी शुरू कर दिया, अनलॉक 5 भी हमारा शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि
जो कोविड-19 इज डिसअपियरिंग, कोविड-19 इज नॉट डिसअपियरिंग, इट विल नॉट डिसअपियर, ये रहेगा। और इसका मौसम से भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने गर्मी भी देख ली, अब सर्दी भी आ रही है, और अब इंडिया में इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हमको एकदम रिलैक्स नहीं हो जाना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम करते आ रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन रखनी पड़ेगी। हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, ये गवर्नमेंट बार बार बता रही है, सभी एजेंसीज बता रही हैं। मास्क का जो यूज़ जो है, हम जब भी जाएं भीड़ भाड़ वाले इलाके में या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ काफ़ी लोग हैं, तो हम उसका मास्क का यूज़ करें। इम्यूनिटी बूस्टर्स जो ड्रग्स हैं, जिसमें विटामिन बी है, विटामिन सी है, और दूसरी जो मेडिसिन हैं या नेचुरल जो वो है चीज़ें हैं, उनको हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्टिव हो। पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि जो लोकल फ्लशिंग है वो वाटर करता है, और जो वायरस का क्लियरेंस करता है। यदि हम पानी ज़्यादा पीते हैं, अगर हम हॉट वाटर या माइल्ड हॉट वाटर पीते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो योग वगैरह हम इसमें करना चाहिए हमको, जिससे कि हमारी लंग की पावर, क्योंकि ये लंग पर टारगेट करता है, तो लंग की पावर को हम बढ़ा सकते हैं। हेल्दी हमको डाइट लेनी चाहिए, और जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो है, आज मैंने ये पूरा लेक्चर है वो इसलिए बताया, ये कोई सिलेबस बेस्ड लेक्चर नहीं था। ये लेक्चर मैंने ये सोच के तैयार किया था कि आम आदमी के मन में ये फीलिंग रहती है, और ये खास तौर से कोविड-19 के सिनारियो में, कि वैक्सीन कैसे बनती है, और वैक्सीन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो वो सारी स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एंटीजन होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल होना चाहिए, फिर उसकी एनिमल स्टडीज़ वगैरह होनी चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि इम्यून रिस्पॉन्स वो क्रिएट कर रही है कि नहीं है। फिर वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ पूरा होने के बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल से निकलती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, और उसके बाद उसका मास इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम अंडर द स्ट्रिक्ट विजिलेंस जो है, वो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज के सुपरविजन में होता है। तो ये वैक्सीन की स्टेजेस थी, और कोविड-19 का भी मैंने आपको ये स्टेटस बताया कि उसके लिए कौन कौन सी वैक्सीन, कितनी वैक्सीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्राई की जा रही हैं, और कौन सी वैक्सीन्स कितनी एडवांस स्टेजेस में है। थैंक यू वेरी मच।